चेक बाउंस के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जब आप किसी को चेक दे रहे हैं और वो बाउंस हो रहा है तो आपको कोई ऐसा एविडेंस कोर्ट में लगाना है जिसमें कोर्ट को आप दिखा सके कि जो अगली पार्टी है, जो एक्यूज है, उसने मुझसे पैसे लिए हैं। आज भी इस देश में ऐसे केसेस है जहां पे हवा में केसेस चल रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं है कि आपने किससे कब पैसे लिए, क्या लिए। बस कोई एक कंप्लेंट डाल देता है कि सर इसने मुझसे 10 लाख लिए हैं और इसके बदले मुझे चेक दिया और ये बाउंस हो गया, तो इसके खिलाफ मैं केस कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को देखा, समझा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और बताया कि किन कंडीशन में आप चेक बाउंस के केस को मानेंगे और किस कंडीशन में नहीं मानेंगे। और ये बताया है कि कौन से एविडेंस आपको दिखाने जरूरी है। तो अगर आप एक्यूज हैं और आपको लगता है कि आपके खिलाफ किसी इस तरह का चेक बाउंस केस डाला है और अगली पार्टी के पास जो कंप्लेंट है उसके पास एक ऐसा एविडेंस नहीं है, तो आप इस जजमेंट को दिखा के उन सारे केसेस को खत्म कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय पेज। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट कुणाल चंद्रमानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल गॉसिप्स। ये वो पेज है जो आपको जागरूक करता है आपकी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं 138 लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, उस एविडेंस के बारे में जो नहीं होने पे आप उस चेक बाउंस के केस को जीत सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके पास कुछ कानूनी समस्या है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और घर बैठे आप ऐसे अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज का, अपने प्रॉब्लम्स का समाधान पा सकते हैं। आज इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, श्री दत्ता राय वर्सेस शरणप्पा 2024 सुप्रीम कोर्ट। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप पढ़ सकते हैं। इस केस में जो कंप्लेनेंट होते हैं, जो आरोपी मेरे पास आए हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने 2 लाख रुपए का लोन लिया। कहा कि वो मेरे मित्र थे, हमारा कोई फैमिली रिलेशन था। उन्होंने मुझसे इस कारण 2 लाख रुपए एज अ लोन मांगे और मैंने दे दिया। जब उनको 2 लाख रुपए दे दिए, मैं उनसे पैसे मांगने गया, उन्होंने आनाकानी की, ऑफ कोर्स जो होता है, और जो अल्टीमेटली आरोपी ने 2 लाख का चेक दिया। मुझे बोला कि आप जब बैंक में जाओगे लगाने में, आपका चेक एनकेश हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब वो बैंक में पैसे चेक लगाने डालते हैं, सॉरी चेक लगाने डालते हैं, तब उनका जो चेक है वो बाउंस हो जाता है। अल्टीमेटली वो एक चेक बाउंस का नोटिस भेजते हैं और उसके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेन अंडर 200 सीआरपीसी में जो मजिस्ट्रेट के पास होती है, वहां पे वो कंप्लेन दर्ज हो जाती है। जब कंप्लेन दर्ज होती है, सारे गवाहों के बयान भी हो जाते हैं, तो ट्राई कोर्ट इस बात को लेकर फाइंडिंग पे आती है कि जो कंप्लेनेंट ये मेरे पास केस लेके आए हैं, जो कह रहे हैं कि आरोपी ने मेरे साथ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है और जो चेक बाउंस हुआ है, उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस नहीं है रिकॉर्ड पे जिससे हम ये मान सके कि कंप्लेनेंट सही है, तो उनकी इस कंप्लेन को डिसमिस कर देते हैं और आरोपी को कर देते हैं एक्विट, क्योंकि एविडेंस नहीं होता है। इस बात से एग्रीड होके हाई कोर्ट पहुंचते हैं हमारे कंप्लेनेंट। वो कहते हैं गलत ऑर्डर पास किया, मेरे पास एविडेंस है, बट अगले ने हमको 2 लाख का चेक दिया, तो कोर्ट को मानना चाहिए कि 2 लाख का चेक दिया है, तो एक्विट क्यों किया। लेकिन हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के फाइंडिंग को कंफर्म करते हैं, बरकरार रखते हैं और उसको, आरोपी को एक्विट करते हैं। नाउ अल्टीमेटली कंप्लेनेंट पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि आरोपी ने मुझे 2 लाख रुपए का चेक दिया, वो चेक बाउंस हुआ, उसके लिए मेरे पास बैंक का एविडेंस है। चेक बाउंस हो गया, 2 लाख रुपए का साफ मुझे दिख रहा है कि उसने धोखाधड़ी किया है। और सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसी प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है कि जब कोई आरोपी ये मान ले कि उसने चेक पे साइन किया है, तो ये एक एडमिटेड पोजीशन है कि वो लीगल लायबिलिटी के लिए चेक दिया। और जब सारे प्रिजम्पशन मेरे फेवर में है, तो उसका एक्विटल हुआ कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और चेक बाउंस की एक लैंडमार्क जजमेंट को देखते हुए कई सारी बातों को डिस्कस किया। चेक बाउंस के केसेस को डिस्कस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें दो सेक्शंस देखने पड़ेंगे, सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट। ये प्रिजम्पशंस के बारे में है। ये कहते हैं कि अगर आपने किसी को चेक दिया है तो ये माना जाएगा, और उस पर आपकी साइन है तो ये माना जाएगा कि आपने चेक जो प्रॉपर लीगल डेप्थ थी, जो लीगल लायबिलिटी है, उसके लिए दिया है। अब प्रिजम्पशन आरोपी पे है, उसको कोर्ट को ये दिखाना रहेगा कि क्यों चेक बाउंस केस में उसको रिलीफ दिया जाए। लेकिन जनरल हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, जो केस लेके आता है उसको प्रूव करना होता है कि इसके साथ गलत हुआ। लेकिन चेक बाउंस केस में सेक्शन 118 एंड 139 आप ज्वाइंटली पढ़ेंगे तो ये बात को कहता है कि प्रिजम्पशन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आरोपी को दिखाना पड़ेगा कि उसने गलती नहीं की, उसका चेक बाउंस केस नहीं हुआ है। क्योंकि लिए द मोमेंट कंप्लेनेंट केस लेके आता है जहां वो कहता है कि देखिए मेरे पास ये चेक है, वो चेक बाउंस हुआ है, तो आरोपी को ही प्रूव करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो डाउट ये लॉ तो है, लेकिन इसका रिबटल भी हो सकता है। एजम्पशन में रिबटल यानी अगर आरोपी किसी ना किसी एविडेंस से ये दिखा दे, वो कुछ ऐसी बात प्रूव कर दे जिससे कोर्ट को लग जाए कि यस, जो कंप्लेनेंट बात कह रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है,
तो अगर ट्रायल कोर्ट को उस पर डाउट आ जाए तो उस प्रिजम्पशन का रिबटल किया जा सकता है। साथ ही साथ ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 140 ऑफ एनआईए को देखा, जहां साफ लिख रखा है कि चेक बाउंस केसेस में मेंस रिया यानी जो आपका इंटेंशन है उसको देखने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वक्त आ गया कि इस बातों को डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे कोई भी कंप्लेनेंट आके कहता है कि मुझे जो चेक दिया वो बाउंस हो गया और उसमें मेरे से धोखाधड़ी हुई एंड सो। लेकिन इतना बड़ा किसी अमाउंट आप किसी को देते हैं तो क्या अपनी इनकम टैक्स में उसकी एंट्री नहीं करेंगे? क्या अपने फाइनेंशियल ईयर में जब रिटर्न भरते हैं उसमें शो नहीं करेंगे? या कोई कुछ ऐसा एविडेंस नहीं दिखाएंगे अपने पास जिससे ये शो हो पाए कि आपने इसको पैसे उधार दिए? सुप्रीम कोर्ट ने 3 रीजनिंग दी और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा और उस आरोपी को यहां से भी एक्विट किया। लेकिन समझने वाली बात है ये 3। पहली बात, जो कंप्लेनेंट है उनके बयानों में विरोधाभास है। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी इन द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेन। एक तरफ जो कंप्लेनेंट है वो कहते हैं कि ये जो पैसे हैं जो मैंने दिए हैं एज ए लोन दिया था, वहीं जब क्रॉस एग्जामिनेशन की बात थी वो कहते हैं कि मैंने उनको एज ए सिक्योरिटी पर्पस दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसका मतलब आपकी बात में कुछ तो गड़बड़ है, दया, कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन इससे कहते हैं कि प्रिजम्पशन वो गलत होगा। जो सेकंड रीजनिंग दी वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है या नहीं 2 लाख या 10 लाख रुपए देने की, वो डिसाइड होता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से। क्या आपकी कोई इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं है, ऐसी कोई रिकॉर्ड पे ही नहीं है जो शो कर सके कि आपकी कोई कैपेसिटी है पैसे देने की? अब फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता हूं और मैं किसी को कहता हूं कि मैंने किसी को 2 करोड़ रुपए दिए और वो चेक बाउंस हो गया, तो कोर्ट मुझसे पहले ही पूछेगी पहले तुम बताओ क्या तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम 2 करोड़ दे सकोगे? सेम रीजनिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में अप्लाई की। तो इससे सीखने मिलता है कि अगर आपका कोई चेक बाउंस का केस चल रहा है और अगला पर्सन आपको इस तरह का क्लेम लेके आ रहा है, अगला पर्सन आपके खिलाफ, कि भाई उसने आपको इतने लाख या इतने करोड़ रुपए दिए और आपको लगता है कि इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न को रिकॉर्ड पे मंगवाओ और उसके क्रॉस एग्जामिनेशन करो और कोर्ट को ये बताने की कोशिश करो कि ये देखिए इनकम टैक्स में इसके पास कैपेसिटी है इतना पैसा देने की। सपोज वो 2-5 लाख का इनकम टैक्स भरता है और वो 2-4 करोड़ रुपए मुझे दे कैसे सकता है? ये एक एग्जाम्पल है। सो ऐसे इनकम टैक्स रिपोर्ट को आप क्रॉस कर सकते हैं, रिपोर्ट पे आएगा तब क्रॉस होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आप कह रहे हैं आपने 2 लाख दिए, आप कोई ऐसा एविडेंस दिखाओ, किसी के सामने दियो, कोई ऐसा एविडेंस जिससे हम मान ले कि आपने उसको 2 लाख रुपए दिए। सिर्फ आपके कहने से ये नहीं होगा। अगर आप कंप्लेनेंट है, आप किसी को पैसे देना चाहते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कंप्लेनेंट के साइड से कि हमेशा रिकॉर्ड करें कि आप पेमेंट क्यों दे रहे हैं। उसके लिए आप हो सकता है वीडियो बना दीजिए, आप ईमेल एक्सचेंज कर दीजिए, उससे रिप्लाई मंगवा दीजिए ईमेल पे, मैंने आपको इतने पैसे दिए इस पर्पस के लिए दिए। जब आप चेक दे तो उसके पीछे लिख दीजिए क्या पर्पस था, या हो सके जितना भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं उसकी एक ऑनलाइन एंट्री शो करे आरटीजीएस एनईएफटी की। सो इस खाते में पेमेंट दिया था, ये कंप्लेनेंट साइड से। लेकिन अगर आप एक्यूज साइड से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगले पर्सन ने कुछ ऐसा एविडेंस दिखाया ही नहीं है कोर्ट में, वो सिर्फ एक रैंडम हवा में ऐसे कुछ अमाउंट बोल दिया, तो उसके इनकम टैक्स रिटर्न को बुला के क्रॉस करी। आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस जजमेंट में कहती है कि अगर उसके पास कुछ एविडेंस नहीं है तो वो शो करे पैसे दिए तो आपको मुझे बेनिफिट देना होगा। सो ये आपको बहुत चीजें ध्यान रखनी है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए और इन 3 ग्राउंड्स पे उस एक्यूज को एक्विटल दिया। ये वीडियो बहुत काम में आने वाला है, इसलिए आपके दोस्त आपके फैमिली में ये शेयर करिए, उसको भेजिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एक क्लिक में आप वो जजमेंट देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरीज या आपको ओपिनियन चाहिए, लीगल ओपिनियन चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। पर याद रखिए ज्ञान कभी मुफ्त का नहीं आता। तब तक लिए बने रहिए मेरे पेज पे नो योर राइट्स, इफ यू विद मी यू विल लर्न बेटर। जय श्री राम।